नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रही है। एक ऐसी किताब जो अगर आपने ठीक से समझ ली तो आपकी जिंदगी में भी एक पॉजिटिव सुनामी ला सकती है। मैं बात कर रहा हूं डेल कार्नेगी की लेजेंडरी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि डेल कार्नेगी की यह किताब 1936 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इसकी टीचिंग्स, इसके प्रिंसिपल्स आज भी इस डिजिटल एज में भी उतनी ही रेलेवेंट हैं, उतनी ही पावरफुल हैं। यह कोई मामूली सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। इससे ह्यूमन साइकोलॉजी और सोशल इंटरैक्शन की बाइबल कहा जाता है। सोच कर देखिए, 1936 से लेकर आज तक टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन एक चीज नहीं बदली, इंसान का नेचर, इंसान की साइकोलॉजी। ये किताब उसी कोर ह्यूमन नेचर को डीकोड करती है। ये हमें सिखाती है कि लोगों के साथ डील कैसे करें, उनके साथ एक गहरा अस्तित्व का कनेक्शन कैसे बनाएं। ये सिर्फ दोस्ती बनाने के बारे में नहीं है, ये लीडरशिप, कम्युनिकेशन और एम्पैथी के बारे में है। ये आपको वो टूल्स देती है जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, एक बेहतर लीडर, एक बेहतर दोस्त, एक बेहतर पार्टनर। इस वीडियो का फोकस सिंप्लिसिटी है। मैं आपको इस किताब के सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को तोड़कर सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स में समझाऊंगा। हमारा फोकस इस पर रहेगा कि लोगों के साथ बेटर रिलेशनशिप कैसे बनाएं और उन्हें ऑफेंड किए बिना, उन्हें बुरा फील कराए बिना इन्फ्लुएंस कैसे करें। अगर आप अपनी सोशल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपको पसंद करें और आपकी रिस्पेक्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, दिमाग को खुला रखिए। चलिए शुरू करते हैं इस पावरफुल किताब के मेन टीचिंग्स को। दोस्तों, कार्नेगी का सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल रूल है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। यानी किसी की बुराई मत करो, किसी की आलोचना मत करो और किसी से शिकायत मत करो। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या होता है? आप उनके ईगो को, उनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, और जब किसी का ईगो हर्ट होता है तो वो इंसान फौरन डिफेंसिव हो जाता है। वो आपकी बात सुनना बैंड कर देता है और अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है। इससे सिर्फ रिजेंटमेंट यानी कड़वाहट पैदा होती है और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। कार्नेगी कहते हैं कि किसी को बदलने का या सुधारने का सबसे बुरा तरीका है उनकी आलोचना करना। इंस्टेड हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह सोचना चाहिए कि वो इंसान जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उनके एक्शंस के पीछे क्या मोटिव है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। जब आप निंदा करने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर एम्पैथी और टॉलरेंस पैदा होती है। एब्राहम लिंकन का एक फेमस क्वोट है, डोंट क्रिटिसाइज देम, दे आर जस्ट व्हाट वी वुड बी अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। तो अगली बार जब आपका मन किसी को क्रिटिसाइज करने का करे तो एक पल रुक कर सोचिए। निंदा मत करो, समझने की कोशिश करो। अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, जो पहले वाले का आगे का स्टेप है। अगर हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए? कार्नेगी कहते हैं गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन, यानी लोगों को सच्ची और दिल से की गई तारीफ दें। दोस्तों, इंसान की सबसे गहरी इच्छा, सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल नीड है द डिजायर टू बी इंपॉर्टेंट, द डिजायर टू बी अप्रिशिएटेड। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारे काम को, हमारी क्वालिटीज को नोटिस करें और उसकी सराहना करें। यह हमारे लिए एक इमोशनल फ्यूल की तरह काम करता है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कार्नेगी अप्रिशिएशन और फ्लैटरी में, यानी तारीफ और चपलूसी में एक साफ साफ फर्क बताते हैं। फ्लैटरी या चपलूसी झूठी होती है, वो सेल्फिश होती है। आप किसी की झूठी तारीफ तब करते हैं जब आपको उनसे कुछ चाहिए होता है और लोग इससे पहचान जाते हैं। लेकिन अप्रिशिएशन वो दिल से आती है, वो सेल्फलेस होती है। जब आप किसी के अंदर सच में कोई अच्छी क्वालिटी देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं तो वो उनके दिल तक पहुंचती है।
तो अपने आसपास के लोगों में अच्छाइयां ढूंढने की आदत डालिए। आपके कोवर्कर, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, उनकी छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। यह आपके रिश्तों में जादू कर देगा। दोस्तों, तीसरा नियम शायद इस किताब का सबसे पावरफुल बिजनेस और सेल्स लेसन है। कार्नेगी कहते हैं, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। इसका मतलब है कि दूसरे इंसान के अंदर किसी चीज को पाने की एक तीव्र इच्छा पैदा करो। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए। मैं ये बेचना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम ये करो। लेकिन दूसरा इंसान इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड है कि उसे क्या मिलेगा। इस दुनिया में हर कोई अपनी जरूरतों और इच्छाओं से ड्रिवन है। तो अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो उन्हें ये मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि उनके नजरिए से सोचिए। उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी डिजायर्स क्या हैं। उन्हें यह दिखाइए कि आपका आइडिया, आपका प्रोडक्ट या आपकी रिक्वेस्ट उनकी जरूरत को कैसे पूरा करेगी। उन्हें यह फील कराइए कि इससे उन्हें क्या फायदा होगा। कार्नेगी एक एग्जाम्पल देते हैं कि मछली पकड़ने के लिए आप हुक में चॉकलेट केक नहीं लगाते, आप केचुआ लगाते हैं। क्योंकि आपको केक पसंद है लेकिन मछली को केचुआ पसंद है। तो हमेशा बेट को दूसरे इंसान की पसंद के हिसाब से तैयार कीजिए। चौथा प्रिंसिपल हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन प्रोफाउंड सच्चाई सिखाता है। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाओ। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई मैं, माई सेल्फ एंड आई में उलझा हुआ है। हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है, अपने बारे में बात करना चाहता है। ऐसे में अगर कोई इंसान आपके पास आकर आपके बारे में पूछे, आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले, तो आपको कैसा फील होगा? आपको अच्छा लगेगा। आप उस इंसान की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। कार्नेगी कहते हैं कि आप 2 महीने में लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट लेकर ज्यादा दोस्त बना सकते हैं, बनिस्बत 2 साल इस कोशिश में कि लोग आप में इंटरेस्ट लें। यह सिर्फ एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, यह दिल से आना चाहिए। लोगों के नाम याद रखिए, उनकी फैमिली के बारे में पूछिए, उनके हॉबीज, उनके पैशन, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात कीजिए। जब आप किसी में इतना इंटरेस्ट लेते हैं तो आप उन्हें एक अनमोल गिफ्ट दे रहे होते हैं, आपकी अटेंशन का गिफ्ट। और इसके बदले में आपको उनकी लॉयल्टी, उनका ट्रस्ट और उनकी दोस्ती मिलती है। एक कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त क्यों होता है? क्योंकि वो आप में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। हमें उनसे यह सीखना चाहिए। 5वां नियम इतना सिंपल है कि हम अक्सर इसकी ताकत को अनदेखा कर देते हैं। रूल है स्माइल। जी हां, बस एक मुस्कुराहट। लेकिन यहां बात किसी फेक मैकेनिकल स्माइल की नहीं हो रही। कार्नेगी कहते हैं, एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल से निकालती है, जो आपकी आंखों में दिखती है। वो बिना कुछ कहे यह संदेश देती है, मैं आपको पसंद करता हूं, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। ये एक पावरफुल नॉन वर्बल सिग्नल है जो सामने वाले इंसान के सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स को तोड़ देता है। सोच के देखिए, जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसके चेहरे पर एक जेन्युइन वार्म स्माइल है, तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? आप भी सबकॉन्शियसली मुस्कुराने लगते हैं। आप उनके आसपास कंफर्टेबल फील करते हैं। एक सिंसियर मुस्कुराहट पावरफुल है। ये एक इंस्टेंट रिपोर्ट बिल्डर है। ये कहती है कि आप एक फ्रेंडली अप्रोचेबल इंसान हैं। इससे कोई खर्च नहीं होता, लेकिन यह देता बहुत कुछ है। यह पाने वाले को भी अमीर बनाती है और देने वाले को भी। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, चाहे वो ऑफिस में हो, लिफ्ट में हो या सड़क पर, उन्हें एक दिल से दी हुई मुस्कुराहट गिफ्ट कीजिए। अब आते हैं छठे नियम पर, जिसे मास्टर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। नियम है, रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। किसी भी इंसान के लिए उसका नाम किसी भी भाषा का सबसे मीठा और सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है। दोस्तों, हमारा नाम हमारी आइडेंटिटी का, हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा सिंबल है।
जब कोई हमारा नाम याद रखता है और उसे इस्तेमाल करता है तो वो हमें इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहा होता है कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं। इसके विपरीत जब कोई हमारा नाम भूल जाता है या गलत लेता है तो हमें बुरा लगता है, हमें लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। नाम याद रखना रिस्पेक्ट शो करता है। ये दिखाता है कि आपने उस इंसान पर ध्यान दिया। बड़े बड़े लीडर्स और सक्सेसफुल लोग इस टेक्निक को मास्टर करते हैं। वो लोगों के नाम याद रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। जब आप किसी से बात करते हुए उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोहित, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, तो आप उन्हें कॉन्वर्सेशन में शामिल करते हैं और उन्हें स्पेशल फील कराते हैं। तो थोड़ी मेहनत कीजिए, लोग उनके नाम याद रखने की प्रैक्टिस कीजिए। यह एक छोटा सा एफर्ट है जिसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। 7वां प्रिंसिपल हमारे कम्युनिकेशन का एक मूल मंत्र है, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। एक अच्छे श्रोता, एक अच्छे लिसनर बनिए और लोगों को अपने बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। हम सबको लगता है कि एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट वो होता है जो बहुत अच्छा बोलता है, जिसके पास बहुत सारी कहानियां होती हैं। लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है। सबसे पसंद किए जाने वाले लोग वो होते हैं जो सबसे अच्छे से सुनते हैं। सोच के देखिए, आपको कैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है? वो जो हमेशा अपनी ही सुनाते रहते हैं या वो जो आपकी बात ध्यान से, इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं? जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हैं, जब आप उनकी आंखों में देखकर बिना इंटरप्ट किए उनकी बात सुनते हैं, तो आप उन्हें सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं। आप उन्हें बता रहे होते हैं कि उनकी बातें, उनके विचार, उनकी फीलिंग्स आपके लिए मायने रखती हैं। अच्छे लिसनर बनो, लोगों को अपने बारे में बोलने दो। सही जगह पर सवाल पूछो, उन्हें और बोलने के लिए एनकरेज करो। जब आप उन्हें पूरी तरह सुन लेंगे, तभी वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। 8वां नियम पिछले नियम का ही एक एक्सटेंशन है, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स, यानी दूसरे इंसान की रुचि, उनके इंटरेस्ट्स के बारे में बात करो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कंपनी एंजॉय करें, तो उन टॉपिक्स पर बात कीजिए जिनमें उन्हें मजा आता है। हर इंसान का अपना एक पैशन होता है, एक हॉबी होती है, एक ऐसी चीज जिसके बारे में वो घंटों बात कर सकता है। आपका काम है उस चीज को ढूंढना। इसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ सकती है, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ सकता है। थियोडोर रूजवेल्ट इसके मास्टर थे। वो किसी से भी मिलने से पहले रात को उस विषय पर पढ़ाई करते थे जिसमें उस मेहमान की रुचि हो। इससे होता क्या है, जब आप उनके इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो आपसे एक इंस्टेंट कनेक्शन फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप उस टॉपिक के एक्सपर्ट हो। आप बस सवाल पूछ सकते हैं, सीखने की इच्छा दिखा सकते हैं। मैंने सुना है आपको फोटोग्राफी का शौक है, आप किस तरह की फोटोज लेते हैं? बस इतना ही काफी है एक बेहतरीन कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए। अपने बारे में कम, उनके बारे में ज्यादा बात कीजिए। 9वां नियम इन सभी बातों का सार है। इस नियम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। दूसरे इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराइए और यह दिल से कीजिए। दोस्तों, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, हर इंसान के अंदर इंपॉर्टेंट फील करने की एक गहरी इच्छा होती है। ये हमारी सबसे बड़ी इमोशनल भूख है। अगर आप लोगों की इस भूख को मिटा सकते हैं तो लोग आपको हमेशा पसंद करेंगे। यह करने के कई तरीके हैं। उनकी ओपिनियन पूछना, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी वैल्यू को, उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना। आपके बिना यह काम मुमकिन नहीं था। उन्हें उनके नाम से बुलाना, उनकी छोटी छोटी बातों को याद रखना, उन्हें दिल से अप्रिशिएट करना। ये सब चीजें सामने वाले को यह मैसेज देती हैं कि वो आपकी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब सिंसियरली यानी सच्चे दिल से होना चाहिए, झूठी चापलूसी नहीं। जब आप सच में लोगों की वैल्यू करते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं तो आप उनके दिल जीत लेते हैं। अब हम पार्ट 3 में एंटर कर रहे हैं।
जहां हम सीखेंगे कि लोगों को अपने तरीके से सोचने के लिए कैसे जीतें। 10वां नियम कहता है, The only way to get the best of an argument is to avoid it. एक बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उससे बचना। दोस्तों, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है। हमें लगता है कि हमें अपनी बात को प्रूव करना चाहिए, बहस जीतनी चाहिए। लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि आप बहस जीतकर भी हार जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी से बहस करते हैं और उन्हें गलत साबित कर देते हैं तो आप उनके ईगो को चोट पहुंचाते हैं, आप उन्हें नीचा दिखाते हैं। भले ही आप फैक्ट्स में सही हों, लेकिन आपने उस इंसान की गुडविल खो दी है। वो आपसे मन ही मन नफरत करने लगेगा। तो क्या इसका मतलब है कि हम डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस ही ना करें? नहीं, इसका मतलब है कि जब डिसएग्रीमेंट हो तो उसे बहस में न बदलने दें। पहले शांति से उनकी पूरी बात सुनो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो। हमेशा अग्रीमेंट के पॉइंट्स ढूंढो। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इससे टेंशन कम होती है और एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन का माहौल बनता है। 11वां नियम 10वें नियम से ही जुड़ा हुआ है। शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस। नेवर से यू आर रॉन्ग। दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करें। कभी भी सीधे सीधे यह ना कहें तुम गलत हो। दोस्तों, ये 3 शब्द तुम गलत हो एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह हैं। ये किसी भी कॉन्वर्सेशन को तुरंत तबाह कर सकते हैं। जब आप किसी को डायरेक्ट कहते हैं कि वो गलत हैं, तो आप उनकी इंटेलिजेंस, उनके जजमेंट पर हमला कर रहे होते हैं। ये उनके लिए एक डायरेक्ट चैलेंज होता है और उनका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है अपने आप को डिफेंड करना। तो अगर कोई गलत हो तो क्या करें? कार्नेगी एक बेहतर तरीका बताते हैं। हम्बल तरीके से एक नरम अप्रोच के साथ अपनी बात रखो। आप कह सकते हैं, देखिए, मैं इस मामले में अलग सोचता हूं, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूं। मैं अक्सर गलत होता हूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहूंगा। चलिए इसके फैक्ट्स को एक बार फिर से देखते हैं। इस अप्रोच से सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। वो आपकी बात सुनने के लिए ओपन हो जाता है। आपने उन्हें गलत नहीं कहा, आपने बस एक अलग पॉसिबिलिटी पेश की है। हमेशा हम्बल तरीके से अपनी बात रखना सीखो। इससे आप लोगों को ऑफेंड किए बिना उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। 12वां नियम हमें एक ऐसी चीज सिखाता है जिसके लिए बहुत हिम्मत और कैरेक्टर चाहिए। इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली एंड एम्फेटिकली। अगर आप गलत हैं तो अपनी गलती जल्दी और जोर देकर मान लीजिए। दोस्तों, हमारा ईगो हमें अपनी गलती मानने से रोकता है। हमें लगता है कि गलती मानने से हम छोटे हो जाएंगे, लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन सच इसके ठीक उल्टा है। जब आप अपनी गलती को तुरंत और बिना किसी बहाने के मान लेते हैं तो लोग आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो सामने वाले इंसान के पास आपसे लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। उनका गुस्सा शांत हो जाता है। वो जो स्पीच आपको सुनाने के लिए तैयार बैठे थे वो बेकार हो जाती है। उल्टा वो आपको डिफेंड करने लगते हैं। नहीं, इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी। अपनी गलती जल्दी और एम्फेटिकली मान लेने से दूसरा इंसान सॉफ्ट हो जाता है और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। इससे न सिर्फ आप एक बेमतलब की लादत से बच जाते हैं, बल्कि आप एक बड़े और समझदार इंसान के रूप में सामने आते हैं। 13वां नियम हमें किसी भी इंटरेक्शन की शुरुआत के बारे में बताता है। हमेशा दोस्ती और गर्मजोशी के साथ अपनी बात शुरू करो। कार्नेगी कहते हैं, A drop of honey catches more flies than a gallon of gall। यानी एक बूंद शहद 1 गैलन जहर से ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है। अगर आप किसी से गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में या आक्रामक तरीके से बात शुरू करेंगे तो आपको बदले में वही मिलेगा। सामने वाला भी आक्रामक हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत ही एक स्माइल, एक फ्रेंडली टोन और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं तो आप माहौल को पहले ही पॉजिटिव बना देते हैं। मान लीजिए आपका लैंडलॉर्ड किराया बढ़ाना चाहता है। आप गुस्से में जाकर उनसे लड़ सकते हैं या फिर आप एक फ्रेंडली अप्रोच ले सकते हैं। मिस्टर शर्मा, नमस्ते। मैं जानता हूं आप एक बहुत ही फेयर लैंडलॉर्ड हैं। जब आप इस तरह से शुरू करते हैं तो सामने वाला इंसान आपसे लड़ने के मूड में नहीं रहता। वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है।
हमेशा याद रखिए, सूरज हवा से ज्यादा ताकतवर होता है। गर्मजोशी और दोस्ती से आप वो भी हासिल कर सकते हैं जो गुस्से और जोर जबरदस्ती से नहीं कर सकते। अब आते हैं एक बहुत ही क्लेवर साइकोलॉजिकल टेक्निक पर। 14वां नियम है गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। जब भी आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो कॉन्वर्सेशन की शुरुआत ऐसे सवालों से कीजिए जिनका जवाब सिर्फ हाँ में हो। इससे यस यस टेक्निक कहते हैं। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि जब कोई इंसान बार बार हाँ कहता है तो उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल मोमेंटम बन जाता है। वो एक एफर्मेटिव यानी सकारात्मक माइंडसेट में आ जाता है। एक बार जब अग्रीमेंट का ये पैटर्न बन जाता है तो उसके लिए अचानक से ना कहना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत अगर आप शुरुआत ही एक ऐसे पॉइंट से करते हैं जिस पर वो डिसएग्री करता है तो वो ना कहने के मोड में आ जाता है। और एक बार जब कोई ना कह देता है तो उसका ईगो उसे उस ना पर टिके रहने के लिए मजबूर करता है। सोक्रेटिस इस टेक्निक के मास्टर थे। वो ऐसे सवाल पूछते थे जिनसे उनका ओपोनेंट सहमत होने के लिए मजबूर हो जाता था। वो एक के बाद एक यस हासिल करते थे और आखिर में उनका ओपोनेंट खुद को उस कंक्लूजन पर पाता था जिसका उसने शुरू में विरोध किया था। 15वां नियम हमें एक बार फिर सुनने की अहमियत याद दिलाता है, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से। लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। दूसरे इंसान को ज्यादा से ज्यादा बोलने दीजिए। अक्सर जब हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते जाते हैं। हमें लगता है कि हम जितना ज्यादा बोलेंगे उतना जल्दी वो मान जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। लोग आपकी बात तब तक नहीं सुनेंगे जब तक उनके अपने मन में आइडियाज, परेशानियां या फीलिंग्स भरी हुई हैं। उन्हें पहले अपने मन की बात निकालने दीजिए। उन्हें बोलने दीजिए जब तक वो थक न जाएं। उन्हें अपने आइडियाज, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी प्रॉब्लम्स सब कुछ शेयर करने दीजिए। आप बस एक पेशेंट लिसनर बने रहिए और सही जगह पर सवाल पूछकर उन्हें और बोलने के लिए एनकरेज कीजिए। जब वो अपनी सारी बात बोल चुकेंगे, उनका मन हल्का हो जाएगा, तब वो एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां वो आपकी बात सुनने के लिए ओपन होंगे। अपने दोस्तों के साथ भी यही कीजिए। उन्हें अपनी जीत की कहानियां सुनाने दीजिए, बजाय इसके कि आप अपनी ही सुनाते रहें। याद रखिए, लोग अपने प्रॉब्लम्स में और अपनी जीत में आपसे 100 गुना ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। 16वां नियम थोड़ा एडवांस्ड है और इसके लिए सटल्टी और पेशेंस की जरूरत है। लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स। दूसरे इंसान को यह महसूस होने दीजिए कि यह आइडिया उनका है। दोस्तों, लोग अपने खुद के आइडियाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं बनिस्बत उन आइडियाज के जो उन्हें प्लेट में सर्व किए जाते हैं। हमें अपने दिमाग की उपज पर गर्व होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका आइडिया अपनाए तो उसे सीधे सीधे उन पर थोपिए मत। इसके बजाय आप उन्हें सजेशंस दीजिए, उन्हें गाइड कीजिए, उनके सामने फैक्ट्स रखिए और उन्हें खुद उस कंक्लूजन तक पहुंचने दीजिए। आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं? या तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम यह करें तो बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे? जब वो उस आइडिया को प्रोसेस करके अपने शब्दों में बोलेंगे तो वो उनका आइडिया बन जाएगा, और जब आइडिया उनका होगा तो वो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। क्रेडिट लेने की चिंता मत कीजिए। जैसा lao Tzu ने कहा था, सबसे अच्छा लीडर वो है जब उसका काम पूरा हो जाए तो लोग कहें, ये हमने खुद किया। 17वां नियम हमारे अंदर की मानवता को जगाने वाला नियम है। ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। ईमानदारी से चीजों को दूसरे इंसान के नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। इससे ही हम एम्पैथी कहते हैं। जब भी आप किसी से डिसएग्री करते हैं या जब आप किसी के बिहेवियर से परेशान होते हैं तो एक पल के लिए रुक जाइए। अपने आप से ये सवाल पूछिए, अगर मैं इसकी जगह होता, इसके एक्सपीरियंसेस और इसके बैकग्राउंड के साथ, तो मैं कैसा फील करता? मैं क्या करता?
ये एक सिंपल सा मेंटल एक्सरसाइज आपके पूरे पर्सपेक्टिव को बदल सकता है। ये आपको गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से निकालकर अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन की तरफ ले जाता है। दूसरे की जगह पर खुद को रखकर सोचो, उनके मोटिव्स, उनके डिजायर्स, उनकी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। जब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाते हैं, तब आप उनसे बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। आप उन्हें यह भी बता सकते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लगता। ये लाइन एक जादू की तरह काम करती है और किसी भी टेंशन को खत्म कर सकती है। अब हम पार्ट 4 में आते हैं, बिना ऑफेंड किए लोगों को कैसे बढ़ लें। इसका पहला नियम यानी अथर्वान नियम एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। जब भी आपको किसी की गलती बतानी हो या उन्हें कोई नेगेटिव फीडबैक देना हो, तो हमेशा तारीफ और सच्ची सराहना से शुरुआत कीजिए। ये एक डेंटिस्ट की तरह है जो पहले आपके मसूदों को सुन करने के लिए इंजेक्शन देता है और फिर दांत निकालता है। तारीफ वो इंजेक्शन है जो आलोचना के दाढ़ को कम कर देती है। जब आप शुरुआत में ही किसी की तारीफ करते हैं, रोहित, पिछले 6 महीने से तुम्हारी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है, तो सामने वाला इंसान आगे की बात सुनने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। उसका ईगो हर्ट नहीं होता, वो डिफेंसिव नहीं होता। इसके बाद आप उसकी गलती बता सकते हैं। यह तारीफ एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। इससे क्रिटिसिज्म को डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। तो हमेशा क्रिटिसिज्म सैंडविच बनाइए। ऊपर तारीफ की ब्रेड, बीच में आलोचना की फिलिंग और नीचे फिर से एनकरेजमेंट की ब्रेड। 19वां नियम अथर्वान नियम को और भी इफेक्टिव बनाता है। कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। लोगों की गलतियों पर आलोचना सीधे सीधे करने के बजाय इशारे से यानी इनडायरेक्टली कीजिए। इसका एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, लेकिन शब्द को और शब्द से रिप्लेस करना। सोच के देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, रिया, तुमने ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। इस लेकिन ने पहली तारीफ के पूरे असर को खत्म कर दिया। आपको लगेगा कि तारीफ तो बस एक बहाना थी, असली मकसद तो गलती निकालना था। अब इसको दूसरे तरीके से कहते हैं, रिया, तुमने ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाया है, और अगर हम इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी ठीक कर लें तो ये परफेक्ट हो जाएगा। देखा आपने, यहां और शब्द का इस्तेमाल करने से ये एक आलोचना नहीं बल्कि एक सजेशन लग रहा है। आपने गलती को पॉइंट आउट भी कर दिया, लेकिन उन्हें बुरा फील कराए बिना। आपने उन्हें यह फील कराया कि वो पहले से ही अच्छे हैं, बस थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करके परफेक्ट हो सकते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा है। 20वां नियम लीडर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। दूसरे इंसान की आलोचना करने से पहले अपनी खुद की गलतियों के बारे में बात कीजिए। जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप भी परफेक्ट नहीं हैं और आपने भी वैसी ही या उससे भी बड़ी गलतियां की हैं, तो सामने वाले इंसान के लिए अपनी गलती को सुनना और एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। आप कह सकते हैं, तुम्हारी एज में जब मैं था तो मैं इससे भी बड़ी गलतियां करता था। मुझे याद है एक बार मैंने, जब आप अपनी कमियां या अपनी गलती पहले बताते हैं तो आप एक सुपीरियर पोजीशन से नहीं बल्कि एक इक्वल लेवल पर आकर बात करते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसे जज नहीं कर रहे बल्कि उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आलोचना एक लेक्चर नहीं बल्कि एक फ्रेंडली एडवाइस लगती है। ये एक बहुत ही हम्बल और इफेक्टिव तरीका है लोगों को गाइड करने का, उन्हें नीचा दिखाए बिना। 21वां नियम हमें सिखाता है कि लोगों से काम कैसे करवाया जाए। आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। सीधा हुक्म देने के बजाय सवाल पूछिए। किसी को भी ऑर्डर सुनना पसंद नहीं होता। जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, ये काम अभी करो, तो यह उनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाता है। इससे रिजेंटमेंट पैदा हो सकती है। लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं तो आप उन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बना लेते हैं। ऑर्डर देने के बजाय आप कह सकते हैं, क्या हम इस काम को जल्दी पूरा करने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं, या क्या आपको लगता है कि इस रिपोर्ट को आज शाम तक भेजना अहम है।
इस तरह के सवाल पूछने से लोगों को लगता है कि उनकी ओपिनियन की वैल्यू है। ये उन्हें काम की ओनरशिप लेने के लिए एनकरेज करता है। इससे न सिर्फ उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। सवाल पूछने से लोग आपके साथी बनते हैं, आपके गुलाम नहीं। यह एक अच्छे लीडर की निशानी है। 22वां नियम एक बहुत ही सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिलेशन स्किल है। लेट द अदर पर्सन सेव फेस। दूसरे इंसान को अपनी इज्जत बचाने का मौका दीजिए। दोस्तों, किसी को नीचा दिखाना, उन्हें पब्लिकली शर्मिंदा करना एक बहुत बड़ा पाप है। हम अक्सर दूसरों की फीलिंग्स की परवाह किए बिना उनकी गलतियां सबके सामने गिना देते हैं। हम उनके आत्मसम्मान को कुचल देते हैं, सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। ये एक ऐसी चोट है जिसे लोग कभी नहीं भूलते। कार्नेगी कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सही हैं या वो गलत हैं। अगर हम किसी को पब्लिकली एम्बैरस करते हैं तो हम उनके प्राइड को, उनकी गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि ऐसी बातें प्राइवेट में इज्जत के साथ की जाएं। उन्हें अपनी गलती को सुधारने का एक ग्रेसफुल तरीका दीजिए। उन्हें यह महसूस मत कराइए कि वो बेकार हैं। उनकी इज्जत बचाने में उनकी मदद कीजिए। एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों को ऊपर उठाता है, उन्हें नीचे नहीं गिराता। 30वां नियम मोटिवेशन और इंकरेजमेंट का एक बेहतरीन फॉर्मूला है। प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इंप्रूवमेंट। बी हार्टी इन योर एप्रोबेशन एंड लेविश इन योर प्रेज। छोटे से छोटे सुधार की भी तारीफ कीजिए और हर सुधार की तारीफ कीजिए। अपनी सराहना में दिल खोलकर और तारीफ करने में कंजूसी ना करें। जब हम किसी को सीखते हुए देखते हैं, चाहे वो बच्चा हो या एम्प्लॉई, हम अक्सर उनकी गलतियों पर फोकस करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि वो क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन इससे उनका कॉन्फिडेंस कम होता है, उनका मनोबल टूटता है। कार्नेगी कहते हैं कि इसके बजाय हमें उनके छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को नोटिस करना चाहिए और उन्हें ओपनली अप्रिशिएट करना चाहिए। जब आप किसी बच्चे को कहते हैं, वाह तुमने कल से बेहतर लिखा है, तो आप उन्हें और बेहतर करने के लिए इंस्पायर करते हैं। तारीफ एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। यह लोगों को बताती है कि वो सही रास्ते पर हैं। छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। इससे लोगों के अंदर आगे बढ़ने का उत्साह बना रहता है। और अब आते हैं इस किताब के आखिरी 24वें नियम पर, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक है। गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। लोगों को एक अच्छा नाम, एक अच्छी रेपुटेशन दीजिए ताकि वो उस रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए कोशिश करें। अगर आप किसी को कहते हैं कि वो लेजी है, तो वो लेजी ही बना रहेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे एम्प्लॉई से कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान हो और मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, तो वो आपके इस भरोसे को टूटने नहीं देगा। जब आप किसी को एक अच्छा नाम देते हैं, तो आप उनके अंदर उनकी बेहतर सेल्फ की इमेज को जागृत करते हैं। वो उस इमेज के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। आप किसी बच्चे से कह सकते हैं, तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो, तो वो हमेशा सच बोलने की कोशिश करेगा। आप किसी को हार्ड वर्किंग, रिलायबल, फेयर जैसी रेपुटेशन दे सकते हैं। ज्यादातर लोग इस अच्छे नाम को, इस रेपुटेशन को जिंदा रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। ये लोगों में बेहतरीन क्वालिटीज को बाहर लाने का एक शानदार तरीका है। तो दोस्तों, ये थे डेल कार्नेगी की इस अमर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के कुछ मूल सिद्धांत। अगर आप इन सभी प्रिंसिपल्स को देखें तो इन सब का सार एक ही लाइन में निकलता है, जिसे हम गोल्डन रूल कहते हैं। डेल कार्नेगी की किताब का सार है, लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो कि वो आपके साथ करें। आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, तो आप उनकी तारीफ कीजिए। आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो आप उनकी बात सुनिए। आप चाहते हैं कि लोग आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, तो आप उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कीजिए। ये इतना ही सिंपल है। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि ये प्रिंसिपल्स मैनिपुलेशन नहीं, जेन्युइन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हैं। इनका मकसद लोगों को धोखा देना या उनसे अपना काम निकलवाना नहीं है। इनका मकसद है एक बेहतर, एम्पैथेटिक और समझदार इंसान बनना। जब आप इन प्रिंसिपल्स को सच्चे दिल से, एक अच्छी नीयत के साथ इस्तेमाल करते हैं, तभी इनका असली जादू दिखता है। ये आपके कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं
और आपको एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसके आसपास हर कोई रहना चाहता है, जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारिए। एक प्रिंसिपल से शुरू कीजिए। हो सकता है कल से आप लोगों को सिंसियरली अप्रिशिएट करना शुरू करें, या हो सकता है आप एक बेहतर लिसनर बनने की कोशिश करें। एक एक करके इन्हें अपना कर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बेहतर बना सकते हैं। आप बेहतर रिश्ते बना पाएंगे, बेहतर लीडर बनेंगे और एक ज्यादा खुशहाल और सफल जीवन जी पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास इस किताब से जुड़ी कोई अपनी स्टोरी है तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।